Transformer. Transformer is a device which transform AC voltage into AC voltage. AC से AC बनाएंगे ये of step up level और step down level. यानी AC वोल्टेज को ही कम ज़्यादा करना है बस इसमें आपने, इस डिवाइस ने, ट्रांसफार्मर ने, कि वो AC वोल्टेज हम उसको दें 220 वोल्ट और हम उसे कहें 12 वोल्ट बना दें, और इसी तरह 12 वोल्ट दें तो हम कहें इसे 220 बना दें, ज़्यादा कर दें, तो वो उसको जो कन्वर्ट करना है AC को ही AC में, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. So what is the principle of this device? Principle of this device is mutual induction. टॉपिक पढ़ा था ना हमने, म्यूचुअल इंडक्शन वाला टॉपिक, ये इसका प्रिंसिपल है. तो वो आप डेफिनेशन और ये प्रिंसिपल, फिर इसके बाद हम इसकी लिखेंगे कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन सिंपल सी है इसकी कि हम मुख्तलिफ आयरन की जो बार्स हैं उनको इस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं कि दरमियान से उनको हॉलो कर लेते हैं. अब ये दरमियान से हॉलो है, तो इस तरह कई बार्स को आपस में कनेक्ट करके, वो बुक में 3D फिगर बनी हुई है उसको भी देखा जा सकता है. फिर हम इसके दोनों साइड पे वाइंडिंग्स कर देते हैं. एक तरफ की वाइंडिंग जहाँ पे हम प्राइमरी वोल्टेज को कनेक्ट करेंगे लाके, उधर के नंबर ऑफ लूप्स को भी प्राइमरी लूप्स कहेंगे NP. दूसरी साइड को फिर हम सेकेंडरी लूप्स, और वहाँ से जो आउटपुट लेंगे उसको VS, सेकेंडरी वोल्टेज, ये कहेंगे. अब अगर किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर NP ज़्यादा है NS से, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. और अगर NP कम है NS से, NS ज़्यादा है, तो ये फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. तो वोल्टेज को कम से ज़्यादा बनाने में हम बिल्कुल ये नहीं समझेंगे कि ये कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे नहीं कर रहा. पावर इन प्राइमरी इक्वल रहेगी पावर इन सेकेंडरी के, ये चेंज नहीं हो सकती, बल्कि लॉस करती है. तो आइडियली हम उसको इक्वल रखते हैं, मींस के प्राइमरी के अंदर प्राइमरी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी करंट इक्वल होगी सेकेंडरी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी करंट के. तो जब हम इसमें इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला पुट करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल टू फैराडेज लॉ NS del phi बाय del T, ये. और इसी तरह प्राइमरी सर्किट में VP NP del phi बाय del T. तो इनको आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं. इनको डिवाइड कर दें हम अगर, तो VS ओवर VP इक्वल्स टू NS del phi बाय del T ओवर NP del phi बाय del T.
तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो आपके पास जो ट्रांसफार्मर की बेसिक इक्वेशन बनेगी वो होगी वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। ये यूज़ भी होती है आगे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस में। इसी तरह ऊपर वाली इक्वेशन उसको लें, वहाँ पे सेंस ऊपर ग्रीन इक्वेशन जो लिखी हुई है वी एस ओवर वी पी, उससे अगर हम बनाएं तो वो बनेगा आई पी ओवर आई एस। तो टर्न रेशो देखें वो डायरेक्ट है वोल्टेज के, वी एस ओवर वी पी, एन एस ओवर एन पी। वी एस न्यूमरेटर में है तो एन एस भी न्यूमरेटर में है। तो इट मीन्स के सेकेंडरी वोल्टेज के नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर ज़्यादा होंगे तो प्राइमरी वोल्टेज वाली जगह पे नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होंगे। प्राइमरी वोल्टेज में अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो फिर सेकेंडरी वोल्टेज में जाके नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या होंगे, वोल्टेज भी कम होगी और टर्न्स भी कम होंगे। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन करंट में ऐसा नहीं है। अगर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो फिर वो वोल्टेज को तो आउटपुट पे बढ़ाएगा लेकिन करंट को कम कर देगा। ठीक है, तो वो आपका वी पी आई पी वी एस आई एस ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी में हम कोई भी वैल्यू लिख के देख लेते हैं। मसलन हम कहते हैं कि 200 वोल्ट प्राइमरी वोल्टेज है और हमने उससे जो है वो 50 वोल्ट्स बनाने हैं। तो अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो 2 एम्पेयर थी तो इसका आंसर बना 200 मल्टीप्लाई बाई 2 400। तो अब 50 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होगी कि 400 ही आंसर आएगा 8 से। तो अगर इसकी वोल्टेज देखें 200 से कम होके 50 हो रही है तो करंट खुद ब खुद बढ़ के 2 से 8 एम्पेयर हो जाएगी। तो सेकेंडरी सर्किट में अगर वोल्टेज कम होगी तो करंट बढ़ जाएगी और वाइस वर्सा, अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगी। तो ये पावर इन प्राइमरी इक्वल रहेगा पावर इन सेकेंडरी के। तो अब इसमें डिफरेंट जो हेडिंग्स हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन, वो सब इसमें हमने अभी कवर कर ली। फिर ये रिलेशन कवर कर लिया, पावर का रिलेशन कवर कर लिया, ये वाली सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। फिर इसके साथ कुछ चीज़ें और जो आती हैं वो ये कि ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है इसके अंदर एडी करंट्स का क्या रोल है और ये हीट अप क्यों होता है। इसके अंदर एक और टॉपिक जो वो बनता है वो है हिस्टेरिसिस लूप। वो यहाँ पे नहीं, वो आगे के चैप्टर का टॉपिक है लेकिन लिंक इसके साथ होता है। तो वो क्वेश्चन आ जाते हैं, ये करिकुलम में मौजूद हैं, ये आप अपने पास भी नोट कर लेंगे कि एडी करंट्स इसके साथ रिलेट होके आएगा और हिस्टेरिसिस लूप इसके साथ कनेक्ट होके आएगा। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये कि ट्रांसफार्मर के ज़रिए हम ये समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो कैसे करते हैं। तो वो उसको पिछले लेक्चर्स में 2 हफ्ते पहले जब हम गैल्वानोमीटर पढ़ रहे थे ना, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो वो वहाँ से हमने गलती से डिस्कस किया तो मैं समझा मैंने गैल्वानोमीटर नहीं पढ़ाया, ट्रांसफार्मर पढ़ाया है। तो वो मैंने आगे वो शुरू कर दिया अपने, मेरे जहन में ऐसा आया कि शायद मैंने ट्रांसफार्मर जो है ना वो ख़त्म किया। तो वो वहाँ का टॉपिक नहीं था, वो यहाँ का है। अब ये 3 चीज़ें इसमें आगे आएंगी, एडी करंट, हिस्टेरिसिस लूप और डिस्ट्रीब्यूशन। एडी करंट आप पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए उसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं। वो ऐसी कि वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर चलती हैं जहाँ पे फ्लक्स की चेंज हो रही होती है। तो ये बेसिकली लॉस करा रही होती हैं, इनको रोका जाता है। तो हाउ एडी करंट्स आर स्टॉप्ड, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम जो ट्रांसफार्मर के अंदर अगर इसको रोकने या किसी भी चीज़ में, तो हम उसमें लेयर्स डेवलप कर देते हैं इसकी ट्रांसफार्मर की, और उन लेयर्स के दरमियान जो है वो कोई ऐसी चीज़ अप्लाई कर देते हैं जो करंट को ब्लॉक करे, जैसे लेमिनेशन। तो प्लास्टिक की लेमिनेशंस भी रखी होती हैं और कुछ लेमिनेशन टाइप मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे ये उसमें जो स्टिकी मटेरियल्स नहीं होते चिपक जाने वाले,
तो वो एक उसके ऊपर लगा के लेयर के ऊपर, यानी यूँ एक लेयर पे उसको पेस्ट करके दूसरी लेयर उसके ऊपर रखते हैं, फिर उस पर पेस्ट करते हैं, फिर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरह वो करते जाते हैं। तो वो जो स्टिकी मटेरियल है वो चूँकि इंसुलेटर है तो वो एडी करंट को उसमें से फिर पास नहीं करने देता। तो बेसिकली एडी करंट चूँकि उसके परपेंडिकुलर चल रही होती है तो वो इन ये जो हमने इकट्ठी की हैं लेमिनेटेड कोर्स, इनको जोड़ रहे होते हैं, तो वो एक से दूसरे में अगर कहीं पे वो लेमिनेशन ना रहे तो फिर तो वो पास कर जाती है, अदरवाइज़ वो इसको क्या करती है, यहाँ पे रोक देते हैं और एडी करंट के रुकने से ट्रांसफार्मर अच्छा काम करता है, गुड वर्किंग। ये चीज़ हो गई। हिस्टेरिसिस लूप, ये अब एक अलग से टॉपिक है, यहाँ शॉर्टली आपको मैं बताऊंगा, फिर आगे उस चैप्टर में जब ये आएगा तो फिर हम तफसीलन पढ़ेंगे। हिस्टेरिसिस जो लफ्ज़ निकला है ये एक साइकोलॉजिकल डिज़ीज़, मेंटल डिज़ीज़ से निकला हुआ है, हिस्टीरिया से। हिस्टीरिया पेशेंट्स वो होते हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर जो उनके रिएक्शंस हैं वो रिवर्स होते हैं। रिवर्स का मतलब ये होता है कि मसलन किसी जगह उनको कोई सैडनेस की ख़बर देते हैं, तो आम बंदा जो है उसको कोई सैडनेस की ख़बर दें तो वो गमगीन होगा और सब कुछ होगा, तो वो हंसने लग जाएगा, तो वो वहाँ पे हंसने लग जाएगा, और उसके रिवर्स में कहीं हंसने की बात होगी तो वहाँ हो सकता है वो रोने लग जाए। तो वो जो रिवर्स इफ़ेक्ट्स देते हैं तो उसको हम हिस्टीरिया कहते हैं। तो ये रिवर्स इफ़ेक्ट कैसे देता है ट्रांसफार्मर इसके अंदर, कि जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंक्रीज़ होना शुरू होती है, किसकी वजह से, ट्रैवलिंग करंट की वजह से, तो इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। वो ग्राफ इसकी मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान होता है। तो होता ये है कि हम इसको जब करंट इसकी इंक्रीज़ कर रही होती है तो शुरू में तो ये बिल्कुल अपनी मैग्नेटिक डोमेन्स को चेंज नहीं होने देता आयरन, तो शुरू में नहीं होता, वो लाइन चलती रहती है करंट पे। जैसे ही एक लेवल पे पहुंच के करंट एक ख़ास लेवल से होती है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करने लगती है बी और आई के दरमियान। अब ये इस तरह से कर्व ऊपर जाती है, एक जगह तक जाके करंट का जहाँ साइकिल मैक्सिमम होता है ये अपने मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर लेता है आयरन। चूँकि वो एसी करंट है तो एसी करंट फिर वापस भी आती है, जब वो वापस आ रही होती है तो ये उसके साथ वापस नहीं आता लूप, उस तरह उतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से गया था उतनी स्पीड से वापस नहीं आता और अपने आप को रोकता है। इसके इस रोकने को कहते हैं रिटेंशन। तो वो रिटेंशन में जो करंट डेवलप होती है उसको कहते हैं रिटेंटिव करंट। वो अब ये वापस करंट ज़ीरो पे आ गए लेकिन जो लूप है वापस नहीं आया, यानी इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को जो एक डायरेक्शन में है उसको वापस ज़ीरो करने के लिए इसको रिवर्स करंट दी जाती है। अब देखें हम दूसरे इसमें दाखिल हो गए ना, तो यहाँ पे ये नेगेटिव करंट दे रहे हैं अब हम इसको, क्योंकि करंट तो इधर ज़ीरो हो चुकी है इस लेवल पे। ये करते हुए फिर ये इस तरह दूसरी साइड पे जाते हैं, फिर दूसरी साइड पे मैग्नेटिक फील्ड डोमेन सेट होके वहाँ से साइकिल, एसी साइकिल फिर वापस आता है। तो वो यही काम जो ऊपर हुआ तो वो इधर भी होता है, यहाँ से यूँ क्रॉस करते हुए इस तरह ये एक लूप की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इस लूप को हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप। ये ट्रांसफार्मर में बनता है। ये हिस्टेरिसिस लूप हीट डेवलप कर देता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो ट्रांसफार्मर है हीटअप होता है, और इतना हीटअप होता है कि इसको कूलिंग प्रोसेस देना पड़ता है। छोटे ट्रांसफार्मर में तो ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा कूलिंग प्रोसेस देने की, जैसे ये हमारे चार्जर के अंदर जो लगा होता है, तो चार्जर भी आप देखें काफ़ी देर लगाए रखें तो वो हीटअप हो जाता है ना, तो वो ये ख़ुद एनवायरनमेंट से ही अपने आप को कूल कर लेंगे। लेकिन जो बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं उनके अंदर कूलिंग प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं, जैसे हम ऑयल उसको उसके अंदर डालेंगे, ऑयल हीट को रिसीव करके बाहर के उसके पाइप्स में ट्रैवल करेगा, बाहर के पाइप्स को पानी में रखेंगे, वहाँ पानी में चली जाएगी हीट, और फिर उस ट्रांसफार्मर को वो क्या करेंगे, कूल करेंगे। तो ये इसका दूसरा हिस्सा हो गया जो हमने कवर कर लिया हिस्टेरिसिस लूप वाला। तीसरा हिस्सा है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन।
ट्रांसफार्मर के ज़रिए। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी एक आध दफ़ा आई हुई है बोर्ड में, ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन उसको हमें कवर कर लेना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि आप ये समझें कि हमने एक शहर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, तो वो जहाँ पे हमने ये डेवलप की इलेक्ट्रिसिटी, वो जगह तो दूर होती है। जैसे डैम्स वगैरह, शहर के अंदर तो डैम नहीं बनेगा ना, डैम तो पहाड़ी इलाके में दूर बनता है। तो वो अगर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300, इससे भी ज़्यादा दूर है, तो वहाँ से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी को, पावर को लेके आएंगे। तो उसमें पहला जो ट्रांसफार्मर है, वहाँ जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, वो जितने भी वोल्ट्स की है, उसको वो स्टेप अप करता है, पहला ट्रांसफार्मर, और उसको तकरीबन 500 केवी पे ले आता है, किलो वोल्ट। 500 केवी का मतलब 5 लाख वोल्ट्स। तो 5 लाख वोल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उसमें होता ये है कि हमें जो शहर को ज़रूरत है वो VI की है, पावर का फार्मूला VI। तो अगर पूरे शहर के अंदर एक, अब आप कैलकुलेटर साथ रख लें, एक छोटा सा शहर है, उसके अंदर हम ये कहते हैं कि 1000 हाउसेस हैं, 1000 घर हैं, चले ठीक है। हर घर को हमने वोल्टेज तो एक जैसी देनी है, 220 से 240। तो आम जो घर है, छोटा घर, ये तकरीबन 40 एम्पेयर्स करंट को यूज़ करता है मैक्सिमम, ठीक है। अब आप इसको एक घर के लिए 220 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें, 8800 वाट्स ये उसकी पावर कंजम्पशन है। अब 1000 घर हों तो फिर इसके आगे 3 ज़ीरो और डाल दें, ठीक है। पावर फॉर 1000 हाउसेस। तो अब ये कितनी हो गई? ये हो गई 8.8 मेगावाट। तो इसलिए आप जब भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन सुनेंगे न्यूज़ वगैरह में भी, वो हमेशा मेगावाट्स में बात करते हैं, क्योंकि वो लार्ज स्केल है ना। तो 8.8 मेगावाट्स हमने लेके आनी है। अब 8.8 मेगावाट्स की जो इलेक्ट्रिसिटी किसी शहर को देनी है, वो अगर हम डैम से, घर को तो ज़रूरत है 220 वोल्ट की, तो हम उसी वोल्टेज पे लाएं जो घर को ज़रूरत है, तो फिर करंट कितनी चाहिए होगी? तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि 220 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय करंट इक्वल्स टू 8.8 मेगावाट या 88000000। अब इधर से करंट निकालें, 88000000 डिवाइडेड बाय 220, देखें कितनी करंट आती है। $40,000 एम्पेयर्स। तो इतने ज़्यादा एम्पेयर्स के लिए जो वायर्स रिक्वायर होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा थिक होंगे, बहुत ज़्यादा क्या होंगी? थिक होंगी। तो इट मीन्स कि हम ऐसी वायर्स को डेवलप नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि शुरू में वोल्टेज बढ़ा देते हैं ताकि कम करंट पे ज़्यादा पावर को ले जाएं। आइए, अब डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि शुरू में हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। वोल्टेज क्या कर दी, देखें 500 केवी। तो अब आप 220 के बजाय 500,000 इधर लिखें, इंटू आई इक्वल्स टू 88000000। अब देखें कितनी करंट चाहिए, डिवाइडेड बाय 500,000 एम्पेयर्स। तो 17.6 एम्पेयर तो बहुत मुनासिब है। एक घर इससे ज़्यादा एम्पेयर कोई अपने पास यूज़ कर रहा होता है, तो इसलिए ये आम वायर से ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन उस वायर का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होगा।
इसीलिए उन वायर्स को हाई टेंशन वायर्स कहते हैं, और वो आम जो हम पोल्स हैं उन पे नहीं इसको लेके आते, इसके लिए बहुत ऊंचे पोल्स को यूज़ करते हैं। तो जब भी आप देखें कि बहुत ऊंचे पोल्स पे से वायर्स को लाया जा रहा है तो इट मीन्स कि वो हाई टेंशन वायर्स हैं, ज़्यादा वोल्टेज वाली वायर्स हैं, जिनको लोगों से क्या रखा जाता है, ज़्यादा दूर, ताकि किसी को नुकसान ना हो। क्योंकि असल में किसी को जब करंट लगती है तो वो करंट नहीं लगती, वो तो उसको वोल्टेज हिट करती है। तो जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी वो उसको उतना ज़्यादा क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए शुरू में बहुत हाई वोल्टेज के ऊपर इसको स्टेप अप कर लिया जाता है, फिर 100 किलोमीटर ट्रैवल करके थोड़ा सा आगे जाके इसको स्टेप डाउन करते हैं। जैसे जो तरबेला डैम है, ये 500 केवी को वहाँ से चलाते हैं, और रास्ते में एक शहर है उसका नाम है बुरहान, तो वहाँ पे उसको 220 केवी कर देते हैं, यानी डाउन कर देते हैं। फिर वहाँ से उसको चलाते हैं और किसी भी शहर पे लाके उसको क्या करते हैं कि 11 केवी कर देते हैं। 11 केवी की वायर फिर वहाँ से लेके घरों तक, घरों के करीब तक लाई जाती है, घरों तक नहीं, घरों के करीब गली के अंदर आ जाएंगे। गली के अंदर ट्रांसफार्मर लगा के तो वो 500 केवी से पहले कन्वर्ट हुआ 220 में, 220 से कन्वर्ट हुआ 11 केवी में, और 11 से फिर वो गली के जो ट्रांसफार्मर है वो कन्वर्ट करता है 220 से 240 में, और वो वायर घरों को दे दी जाती है। इस तरह